नमस्कार दोस्तों, मैं डीसी सर अपने यूट्यूब चैनल डीसी स्टडी पावर में आप सभी का स्वागत करता हूं। हम आपके लिए मैथ की यूजफुल वीडियो लाए हैं, जिसमें से आज हम आपको हाई स्कूल के दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म के एक्सरसाइज 3.4 के कुछ सवाल हैं जिनके बारे में चर्चा करेंगे। यदि आप हमारे चैनल पर नए हों तो ऐसी यूजफुल एजुकेशनल वीडियो देखने के लिए चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें। चलिए आज के इस टॉपिक पर कुछ सवाल लेकर आए हैं, उनको आप देखिए। जैसे कि एक सवाल स्क्रीन पर दिया गया है, दो संख्याओं का अंतर 26 है और एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, उन्हें ज्ञात कीजिए। तो ये सवाल सिंपल से होते हैं और तो ऐसे सवालों को हल करने के लिए क्या करते हैं, दो चर वाले हैं यानी कि हमें दो चर के रूप में इनको मानना है। दो संख्याओं का अंतर दिया है 26 है और एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है। जैसे कि यहाँ पर हम दोनों संख्याएं अलग अलग मान लें। जैसे माना एक संख्या मान लेते हैं x है, एक संख्या बराबर x, दूसरी संख्या मान लेते हैं y है। दूसरी संख्या क्या मान लिया हमने, y मान लिया। अब दोनों संख्याओं का अंतर कह रहा है 26 है, तो पहला स्टेप तो हमारा यहाँ से निकल रहा है कि दोनों संख्याओं का अंतर का मतलब होता है घटाना, जिसमें से हम यहाँ पर ये दर्शा देंगे कि x बड़ी है और y छोटी है। यहाँ पर हमने ये दर्शा दिया कि जिसमें से x बड़ी है और y छोटी है, अर्थात जो x है, x में y यदि घटा देंगे तो अंतर हमारा 26 आ जाएगा, जो समीकरण नंबर 1 बन जाएगा प्रश्न के मुताबिक। दूसरा समीकरण कह रहा है, यहाँ से बनेगा हमारा दूसरा स्टेप कि एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है। मतलब एक संख्या जो है दूसरी संख्या की 3 गुनी है, तो बड़ी संख्या ही छोटी संख्या की 3 गुनी होगी। अर्थात यहाँ पर हम कह सकते हैं x का मान y का 3 गुना करने पर बराबर हो जाएगा। यानी इसको हम थोड़ा सा और ट्रांसफ़र करेंगे, यानी 3y इधर ले आएंगे तो माइनस का हो जाएगा, इक्वल टू में बचेगा 0, समीकरण नंबर 2। अब इन दो समीकरणों को हम किसी भी विधि से हल कर सकते हैं। चलिए विलोपन विधि का इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पर विलोपन विधि से इनको हल करते हैं। तो समीकरण 1 व 2 से लिख देंगे। समीकरण 1 व 2 से हम इनको हल कर रहे हैं, यानी x माइनस वाई इक्वल टू 26 और x माइनस 3y इक्वल टू 0। जब हम इनको हल करेंगे तो इनको घटाने पर, यानी देखिए x का मान यहाँ पर बराबर है तो इनको घटाएंगे तो घटाने पर यहाँ लिख देंगे कि इनको घटाया जा रहा है। घटाने पर इनके चिन्ह बदल जाएंगे, माइनस का हो जाएगा, ये प्लस का हो जाएगा, ये भी माइनस का हो जाएगा, तो ये हमारा कैंसिल हो जाएगा, बराबर है। 3y प्लस का है, y माइनस का है, घटने पर 2y बचेगा और यहाँ पर हमारा 26 माइनस 0 यानी 26 ही बचा। 2 से हम इसको डिवाइड करेंगे तो y का मान हमारे पास निकल कर आ गया, y बराबर 13। अब इस y का मान हम किसी भी समीकरण में रख देंगे तो x का मान आ जाएगा। जैसे लिख देते हैं समीकरण 2 से यहाँ पर y का मान यहाँ पर रख रहे हैं। तो समीकरण 2 में दिया है x बराबर 3y, अर्थात y का मान यहाँ पर 13 रख देते हैं, 13 × 39 हो जाएगा, यानी x का मान हो गया 39। तो ये हमारा x और y का मान निकला है। इनके उत्तर की जांच करने के लिए हम एक बार इनको चेक कर लेते हैं कि 39 और 13 को घटाने पर 26 आ रहा है या नहीं आ रहा। तो देखो घटा कर देखेंगे 26 आ जाएगा। और यदि हम इन दोनों में से छोटी संख्या का 3 गुना कर दें तो एक संख्या की इसके बराबर हो जाएगा, तो 13 × 39 यानी ये भी सही है। तो इस तरह से दोनों आंसर निकला है। देखिए दूसरा सवाल दिया है यहाँ पर, दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 अंश अधिक है, उन्हें ज्ञात कीजिए। तो जैसे कि संपूरक कोणों के बारे में जानते होंगे, यदि नहीं जानते हैं तो चलिए देख लेते हैं संपूरक कोण क्या होते हैं। संपूरक कोण का मतलब होता है ऐसे दो कोण जिनका योग 180 अंश हो। जैसे कह दिया जाए अगर एक कोण 70 अंश का है तो कितना यहाँ पर जोड़ दें कि 180 अंश हो जाए, अर्थात यहाँ पर हम 110 अंश जोड़ देंगे तो 180 अंश हो जाएगा। अर्थात 70 का संपूरक 110 है और 110 का संपूरक 70 अंश है। इस तरह से ऐसे दो कोणों को, जैसे अगर कह दिया जाए ये 80 है और यहाँ पर हमने ले लिया 120 अंश, इन दोनों को जोड़ने पर 200 से ज़्यादा हो रहा है, 200 हो रहा है, अर्थात ये संपूरक कोण नहीं है। दोनों ये संपूरक हैं क्योंकि इनका योग 180 अंश हो रहा है। जैसे कि मान लिया जाए कि एक कोण 30 अंश ले लिया, एक ले लिया 150, इन दोनों को जोड़ने पर 180 हो रहा है, अर्थात ये संपूरक कोण हैं। और
ऐसे कोण जिनको जोड़ने पर 180 से कम हो या 180 से अधिक हो जाए तो उन्हें हम संपूरक कोण नहीं कहते हैं। संपूरक कोण वही होते हैं जिनको जोड़ने पर 180 अंश हो रहा हो। तो यहाँ पर हमें कह रहा है वे कोण ज्ञात कीजिए, तो यहाँ पर मानना पड़ेगा क्योंकि संपूरक जो होता है 180 से मिलकर बनता है। तो यहाँ पर हमने मान लिया कि एक कोण हमने मान लिया यहाँ पर x, और दूसरा कोण मान लिया हमने y। हम यहाँ पर एक चर से भी इसको हल कर सकते थे, लेकिन ये दो चर वाला रैखिक समीकरण है, इस वजह से हमने यहाँ पर दोनों अलग अलग मान लिए। तो एक कंडीशन तो हमें स्वयं से मिल गई संपूरक शब्द से ही, यानी इस शब्द से ही हमें एक समीकरण मिल रहा है, संपूरक कोण कह रहा है, यानी कि इन दोनों कोणों को जोड़ने पर पहले नंबर की कंडीशन हो जाएगी स्थिति नंबर 1, यानी x प्लस वाई यदि हम जोड़ दें तो कितना आना चाहिए 180। क्यों? क्योंकि संपूरक कोण है, तो समीकरण नंबर 1 बन गया। दूसरा समीकरण हमारा आगे कह रहा है कि संपूरक कोणों में से बड़ा कोण, इनमें से हमें दर्शाना होगा कि बड़ा कौन सा है, छोटा कौन सा है। तो यहाँ पर लिख देंगे कि जहाँ x बड़ा है y से, तो अब x बड़ा है यानी बड़ा कोण छोटे कोण से, तो बड़ा कोण तो x है, छोटा कोण कौन सा है, y है, तो y से 18 अंश अधिक है, तो y में यदि 18 जोड़ देंगे तो बड़े कोण x के बराबर हो जाएगा। अब यदि y को हम इधर ले आए तो x माइनस वाई बराबर 18 हो गया। ये भी एक इक्वेशन बन गया सेकंड नंबर का। अब इन दोनों समीकरणों को लेकर हम किसी भी विधि का इस्तेमाल करके इनको हल कर सकते हैं। तो यहाँ पर लिख दिया समीकरण 1 व 2 से इनको हल करने पर, तो देखिए इन दोनों को यदि हम हल करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर लिखेंगे x प्लस वाई बराबर 180, समीकरण नंबर 1 में दिया है, समीकरण नंबर 2 में दिया हुआ x माइनस वाई बराबर 18। जब हम इनको देखिए यहाँ पर y हमारा बराबर है, x बराबर है, अगर y को हल करना है, y को काटना है तो जोड़ने पर करना पड़ेगा। अगर हमें x से हल करना है यानी x को विलोपन करना है तो घटाना पड़ेगा, तब x का विलोपन होगा। तो हम यहाँ पर y का विलोपन कर रहे हैं। देखिए y प्लस माइनस का है, कट गया, यहाँ पर x जुड़ जाएगा, 2x बराबर ये भी जुड़ जाएगा हमारा, तो 198 हो जाएगा। अब यहाँ से 2 से डिवाइड कर देंगे तो ये हो जाएगा 2 नाम 18, एक बचेगा फिर 2 नाम 18, यानी एक कोण हमारा निकला है 99 अंश। चलिए एक कोण हो गया। दूसरा कोण तो हम इसी से निकाल सकते हैं किसी भी समीकरण में रखकर, तो यहाँ पर लिख देंगे समीकरण 1 में x का मान रखने पर ये लिख देंगे, तो x का मान यहाँ पर रखना है 1 के स्थान पर, तो x की जगह कितना रख देंगे 99, फिर कितना दिया है प्लस y, फिर कितना दिया है 180 बराबर में। अब y का मान निकालना है 99, हम उधर ले जाएंगे, घटा देंगे तो कितना बचेगा, y बराबर हमारा बचेगा 10 में 9 गया 1, और यहाँ पर बचेगा 17, 17 में 9 गया 8, यानी 81 अंश, अर्थात दूसरा कोण हमारा ये 81। चेक करना है यदि आंसर के बारे में कि हमारा ये किया हुआ हल सही है या गलत है, तो एक बार इन दोनों को जोड़ कर देखें कि 180 हो रहा है या नहीं हो रहा। तो 9 1 10, हाँ 180 हो रहा है। तो इस तरह से ये पहला स्टेप भी फॉलो कर रहा है। दूसरा कह रहा है छोटा कोण जो है, छोटे कोण में 18 जोड़ दें, तो यदि छोटा कोण ये है 18 यदि इसमें जोड़ देंगे तो बड़े कोण के बराबर हो जाए। ये भी कॉन्सेप्ट फॉलो कर रहा है, अर्थात दिया जो हमारा निकला हुआ आंसर है वो सही है। चलिए अगला सवाल देख लेते हैं। अगला सवाल है हमारे सामने, जो कि बहुत से बच्चों को समझने में दिक्कत होती है। सवाल कठिन नहीं है, लेकिन थोड़ा सा ये है कि इसको समझना बहुत ज़रूरी है, कैसे इसको हल करना है। जैसे कह रहा है एक नगर में एक टैक्सी के भाड़े में एक नियत भाड़े के अतिरिक्त चली गई दूरी पर भाड़ा सम्मिलित किया जाता है। 10 किलोमीटर दूरी के लिए भाड़ा 105 रुपया है, 15 किलोमीटर दूरी के लिए भाड़ा 155 रुपया है। नियत भाड़ा और प्रति किलोमीटर भाड़ा क्या है? एक व्यक्ति को 25 किलोमीटर यात्रा करने के लिए कितना भाड़ा देना होगा? तो देखिए इसमें एक कंसेप्ट ये है कि एक नगर में टैक्सी के भाड़े में एक नियत भाड़े के अतिरिक्त चली गई दूरी का भाड़ा सम्मिलित किया जाता है। तो अब यहाँ पर नियत भाड़ा क्या है और प्रति किलोमीटर भाड़ा क्या है, ये भी पूछा जा रहा है। तो नियत भाड़ा का तात्पर्य हम यहाँ से ये समझेंगे कि किसी चीज़ का चार्ज, जैसे कह दिया जाए कि हमें टैक्सी पर बैठने का चार्ज 10 रुपये है, और इसके बाद जो किलोमीटर जितने किलोमीटर हम जाएंगे उसका चार्ज अलग है। मान लो अगर हम यहाँ पर 1 किलोमीटर है, यहाँ पर दर्शा रहे हैं ये, और 1 किलोमीटर का चार्ज है 5 रुपया, तो अगर हम यहाँ पर
5 किलोमीटर जाएंगे तो 25 रुपये हो जाएगा। लेकिन टैक्सी पर बैठने का चार्ज जो है वो अगर 15 रुपया है तो चाहे 1 किलोमीटर जाएँ तब भी हमें 15 रुपये देना होगा, या 3 किलोमीटर जाएँ तब भी हमें 15 रुपये वो तो लगेगा, लेकिन 3 किलोमीटर का अलग से भाड़ा लगेगा। सवाल ये कह रहा है उस पर, ये समझना है हमें इस चीज़ को कि अतिरिक्त भाड़ा जो है मतलब नियत भाड़ा अतिरिक्त भाड़े में जोड़ा जाता है। मतलब जैसे हम 2 किलोमीटर गए और 1 किलोमीटर यहाँ लिख देंगे कि 5 किलोमीटर प्रति किलोमीटर का भाड़ा है, 5 रुपये प्रति किलोमीटर भाड़ा दिया गया है। तो अगर 2 किलोमीटर जा रहे हैं तो 10 रुपये हो गया, लेकिन 15 रुपये तो हमारा वो जुड़े गए, अर्थात 25 रुपये लगेगा 2 किलोमीटर के लिए। यदि कोई कह दे कि नहीं 1 किलोमीटर ही हमें जाना है तो 1 किलोमीटर का भाड़ा तो 5 रुपया ही होगा, लेकिन ये 15 रुपये तो देना ही देना पड़ेगा हमें, अर्थात 20 रुपये लगेगा 1 किलोमीटर का। इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि ये जो चार्ज है टैक्सी पर बैठने का, ये एक नियत भाड़े के रूप में फिक्स है। जैसे कह दिया जाए कि अगर हवाई जहाज़ में जाएंगे तो हवाई जहाज़ का चार्ज अलग है बैठने का, लेकिन प्रति किलोमीटर भाड़ा उसका अलग है। तो वहाँ पर तो देखिए किलोमीटर नहीं दर्शाते हैं, हमने एग्जाम्पल ही दिया है। अन्य चीज़ों से ले लो, बस है और या स्कॉर्पियो है, कार है, इन पर बैठने का चार्ज अलग होगा, टैक्सी पर अलग होगा। तो इस तरह से तो यहाँ पर हमें मान लेना है अलग अलग कि माना टैक्सी का नियत भाड़ा क्या होगा। नियत भाड़ा का मतलब है चार्ज, ये समझ लेना है। नियत भाड़ा का अर्थ ये है कि चार्ज, मान लिया हमने 100 रुपया है, कितने रुपया है 100 रुपया है, और प्रति किलोमीटर भाड़ा कितना है, प्रति किलोमीटर भाड़ा है हमारा y, किलोमीटर का भाड़ा मानेंगे कितना, हमने मान लिया y रुपया है। तो अब समझना है कि जैसे भी कह रहा है 10 किलोमीटर दूरी जा रहा है, पहली कंडीशन, तो 10 किलोमीटर के लिए कितने रुपए उसको देना पड़ता है, 105 रुपये, जो कि 105 रुपये में हमारा नियत भाड़ा भी सम्मिलित है। तो हम पहले तो ये सोचें कि y रुपये लगता है 1 किलोमीटर का। अब कितने किलोमीटर जा रहे हैं, 10 किलोमीटर, तो सिंपल सी बात हो गई कि 10y हो गया हमारा, ये 10y रुपये हो गया, क्योंकि 1 किलोमीटर का भाड़ा कितना है y रुपया, तो 10 किलोमीटर का कितना होगा 10 किलोमीटर का। पहले इस कॉन्सेप्ट पर हल करते हैं सवाल को, ये यहाँ पर इसको नोट करेंगे पहले। यहाँ पर 10 किलोमीटर के लिए भाड़ा कितना है 105 रुपया। तो अब समझना ये है कि 10 किलोमीटर, 1 किलोमीटर का कितना है y रुपया मान लिया है, तो 10 किलोमीटर का कितना हो जाएगा 10y, लेकिन 10y ही इसके बराबर नहीं होगा 105 के। इस पर हमें अतिरिक्त जो नियत भाड़ा है इसको भी हमें इस पर जोड़ देना है, यानी x भी इस पर जुड़ेगा, तब जाकर 105 के बराबर होगा। इसका समीकरण नंबर 1 दे देंगे। दूसरा दिया है 15 किलोमीटर के लिए, 15 किलोमीटर के लिए कितना भाड़ा है 155 रुपये देना पड़ता है। अर्थात हम ये कहें कि 1 किलोमीटर का पहले इसको सोचो कितना है y रुपया, तो 15 किलोमीटर का कितना हो जाएगा 15y, गुणा करा दिया। इसके बाद जो हमारा नियत चार्ज है या नियत भाड़ा है x रुपये, वो भी इसी पर जुड़ेगा, तब जाकर 155 रुपये होंगे। तो समीकरण नंबर 2 हो गया। अब इन दोनों को हल कर लेना है। समीकरण 1 व 2 से यहाँ पर लिख देते हैं कि समीकरण 1 व 2 को हल करते हैं। तो देखिए समीकरण 1 दिया है x प्लस 10y बराबर 105, और ये है हमारा x प्लस 15y बराबर 155। अब इन दोनों को यहाँ पर x का विलोपन करने के लिए घटाना पड़ेगा, क्योंकि x के दोनों चिन्ह पॉजिटिव हैं, इसलिए एक को माइनस करने के लिए हमें समीकरण को घटाना पड़ेगा। तो यहाँ घटाने पर इनके चिन्ह बदल जाएंगे, सभी निगेटिव हो जाएंगे, ये कट जाएगा। ये घटाने पर -5y बचेगा, और इसको जब हम घटाएंगे उल्टा करके तो 0, और यहाँ पर बचेगा 50 बचेगा, वो भी निगेटिव। तो माइनस से माइनस कट गया, 5 का भाग देंगे तो कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा, यानी y का मान आ गया 10 रुपये, और y क्या मान था प्रति किलोमीटर। तो हम कह सकते हैं कि 10 रुपये प्रति किलोमीटर भाड़ा लग रहा है। अब इस y का मान किसी भी समीकरण में रख सकते हैं, तो यहाँ पर लिख देते हैं समीकरण 1 में y का मान रखने पर, तो y का मान जब हम समीकरण 1 में रखेंगे तो ये देखिए समीकरण 1 कितना दिया हुआ है x प्लस 10y, तो x प्लस 10 इंटू 10 बराबर 105, अर्थात ये 100 हो गया, 100 उस तरफ जाएगा, बराबर के उधर ले जाएंगे तो कितना हो जाएगा x बराबर 105 माइनस 100, अर्थात x बराबर हो गया 5। ये हमारा x क्या है निकल आया, x निकल आया नियत भाड़ा, ये हमारा नियत भाड़ा निकल आया, और ये हमारा प्रति किलोमीटर भाड़ा निकल आया, प्रति किलोमीटर भाड़ा निकला। तो यहाँ पर तो हमें पता चल गया कि नियत भाड़ा कितना है 5 रुपये। चाहे हम 25 किलोमीटर जाएँ चाहे 50 किलोमीटर जाएँ, हमें नियत भाड़ा 5 किलोमीटर देना ही है, और 10 रुपये के रेट से अलग जाएंगे। जैसे 15 किलोमीटर जा रहे हैं तो 15 दाम 150, यानी 150 रुपये, लेकिन 5 रुपये और जोड़ेंगे तो 155 हो गया। देखिए दिया भी था। जैसे 10 किलोमीटर जा रहे हैं तो 10 किलोमीटर के हिसाब से ये हो गया तुम्हारा 10 × 50, वो 10 का गुणा कराएँगे 5 रुपये के रेट से, नहीं
हाँ, प्रति किलोमीटर भाड़ा ये है। तो 10 रुपये का 10 रुपये 1 किलोमीटर का है, तो 10 किलोमीटर का 100 रुपये। अब 5 रुपये ये तो जुड़ेगा ही जुड़ेगा, नियत भाड़ा है, तो 105 हो गया। अब इसमें ये भी पूछा गया था कि एक व्यक्ति को 25 किलोमीटर यात्रा करने के लिए कितना भाड़ा देना होगा। तो 25 किलोमीटर के लिए निकालना है भाड़ा, हमें 25 किलोमीटर के लिए भाड़ा ज्ञात करना है। तो जो 5 रुपया है ये तो हमारा जुड़ेगा ही जुड़ेगा, लेकिन 25 किलोमीटर 10 रुपये के रेट से चल रहा है, तो ये 250 हो गया, ये 5 हो गया, अर्थात 255 रुपये हमारा ये 25 किलोमीटर का आंसर आ गया। तो इस तरह से ये आंसर निकल आया। अगला देखिए सवाल दिया गया है, यदि किसी भिन्न में यदि किसी भिन्न के अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए तो वह भिन्न 9/11 हो जाती है। यदि अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए तो 5/6 हो जाती है। भिन्न ज्ञात करना है। तो यहाँ सिंपल सा तरीका है कि भिन्न अंश बटे हर में होती है, तो अंश और हर मान लेते हैं। तो माना यहाँ पर हम लिख सकते हैं भिन्न का अंश मान लिया हमने x और हर मान लिया हमने y, ये मान लिया। तो जो भिन्न बनेगी वो क्या बनेगी, भिन्न जो हमारी तैयार हो जाएगी वो x/y हो जाएगी। अब पहली शर्त कह रहा है कि अंश और हर में 2 जोड़ दिया जाए, तो x/y, तो अंश में भी हमने 2 जोड़ दिया और हर में भी 2 जोड़ दिए, तो इसका मान 9/11 हो गया। अब इसको हम क्या करेंगे, करनी गुणा करा देंगे। तो 11 है x प्लस 11 दूनी 22 बराबर 9y प्लस 9 दूनी 18, ये हमारा करनी गुणा। अब y वाला पद हम इधर ले आते हैं 9y, अब 22 हम उधर ले जाएंगे तो माइनस का बचेगा, घटा देंगे तो कितना बचेगा, 22 में 18 घटाएंगे तो कितना बचेगा। देखिए जैसे कि हम यहाँ पर देख लेते हैं 22 माइनस 18 यानी बचा हमारा 12 में 8 गया 4 ही बचेगा। हाँ, तो ये 4 आ जाएगा, माइनस का 4 आ गया, समीकरण नंबर 1 हो गया। तो माइनस का 4 इसलिए होगा क्योंकि 22 उधर गया तो माइनस का हो जाएगा। दूसरा कंसेप्ट यहाँ पर देख लीजिए, दूसरा कंसेप्ट यहाँ पर आ जाएगा। कह रहा है यदि अंश और हर 3 जोड़ दिया जाए दोनों में, फिर जोड़ने की बात कर रहा है। x/y ये दिया था, तो अंश में भी हमने 3 जोड़ा और हर में भी 3 जोड़ा, अलग अलग जोड़ना है। ऐसा नहीं कि बीच में 3 जोड़ दो कह दो, ऐसे कह रहा है। उसमें कह रहा है अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए, तो मान कितना हो जाता है, इसका मान हो जाता है 5/6। तो 5/6 के बराबर किया, करनी गुणा कराया तो यहाँ पर 6x प्लस 18 बराबर 5 का गुणा इसमें कराएंगे तो 5y प्लस 15, 5y इधर आ जाएगा तो 6x माइनस 5y, 18 उधर जाएगा तो माइनस का 3 बचेगा, समीकरण नंबर 2। अब इन दोनों को हमें करना क्या है कि हल कर लेना है। तो देख लो जैसे कि इन दोनों में से x/y का विलोपन करना पड़ेगा, तो इसको हल करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, या तो एक दूसरे में गुणा करा दो, यहाँ पर 6 का गुणा करा दो और यहाँ पर 11 का गुणा करा देते हैं। तो मान लो कि समीकरण 1 में 6 तथा समीकरण 2 में 11 का गुणा करने पर, 11 का गुणा करने पर, तो इसमें 6 का गुणा कराएंगे तो 11 छंग कितना हो जाएगा, 11 छंग हो जाएगा 66, और फिर यहाँ पर 6 का तो 6 नाम 54y बराबर 6 का गुणा 6 चौको 24 माइनस का ये बना। इसमें कितने कराना है, 11 का, तो 11 छंग 66x और माइनस 11 पाँचे 55y और 11 33 हो जाएगा माइनस का। इसके बाद हम इनको क्या करेंगे, यहाँ पर x की वैल्यू बराबर है और चिन्ह भी इनका सेम है, इसलिए हमें घटाना पड़ेगा। जब चिन्ह सेम हो तो घटा देते हैं, तो ये माइनस का हो जाएगा, ये प्लस का हो जाएगा, ये भी प्लस का, ये हमारा कैंसिल। 55y में 54y घट जाएगा तो y ही बचेगा ओनली। यहाँ पर कितना बचेगा, यहाँ पर बचेगा हमारा 33 में 24 घटा देंगे तो 1 बचा, 3 हाँ नहीं 1 नहीं बचेगा, 13 में 9 बचेगा, 33 में 24 घटाना है ना, हाँ तो 9 बचेगा। ओ देखिए 33 माइनस 24, 33 प्लस का है 24 माइनस का है, तो 9 ही बचेगा, 9 बचेगा। तो अब ये y का मान आ गया हमारा, y का मान हमें पता चल गया 9 है। अब x का मान किसी भी समीकरण में रखकर निकाल सकते हैं, तो यहाँ लिख दो y का मान समीकरण 1 में रखो या 2 में रखो। तो मान लो हमने 2 में रख दिया, समीकरण 2 में रखा है, यहाँ पर किसकी जगह, y की जगह, तो 6x माइनस 5 गुणे 9 बराबर -3, तो ये हो जाएगा 6x बराबर 9 45 उधर जाएगा प्लस का -3 कितना बचेगा, 42 बचेगा। 6 का भाग देंगे तो 6 7 42, तो x का मान हो गया 7। तो भिन्न क्या निकाला है, अभिष्ट भिन्न जो निकली हमारी, अभिष्ट भिन्न
अभिष्ट भिन्न निकल आई हमारी। x बटा वाई का मान, x का मान रखेंगे 7 और y का मान रखेंगे 9, तो 7/9 हमारी भिन्न निकल आई। आंसर की जांच करना है तो 2 जोड़ दो दोनों में, फिर देखो कितना हो जाएगा। तो 7 2 9, 9 2 11, 9/11 हो जाएगा। अगर 3 जोड़ दो तो 7 3 10 और 9, यहाँ पर 3 जोड़ दो तो 9 3 12, यानी ये भी 7 3 10, 9 3 12। अब इसको काट दो, 2 से 2 पंचे 10, 2 छक्का 12, अर्थात 5/6 आया। तो देखिए 5/6 के बराबर हो गया। इस तरह से ये आंसर